के साथ जज का मतलब उनसे कम का है, उनसे ज्यादा नहीं है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर आपको पता है गौर सर ने ऐसे ही गलत कर रखे थे क्वेश्चन। ये वो तो 70 है। 78 तेरे तो 79 आने वाले थे ना। अब सर अब 2 एमसीक्यू गलत हुए। चल So determine K when 2 by 3 K and 5 by 8 K are three consecutive terms of AP. So 2 by 3 K and 5 by 8 K in AP. तो A2 माइनस A1 क्या होता है? क्या A3 माइनस A2? K माइनस 2 by 3 5 by 8 K माइनस K. तो it gives us K है तो सारे K एक तरफ ले लो, ठीक है? Now K प्लस K और माइनस 5 by 8 K और उधर क्या चला जाएगा? 2 by 3 देखो K एक तरफ ले लिए तो 2K और माइनस 5 by 8K तो ये 2 by 3 हुआ। सर ठंड लग गई। अच्छा नीचे करते हैं तो 16K और माइनस 5K इट इज इक्वल्स टू 2 by 3. दिस गिव्स अस, अब देखो इससे 11K आ जाएगा इज इक्वल्स टू 16 by 3 तो K कितना हो जाएगा? 16 by 33. सेकंड क्वेश्चन, if 63 is 63 of this term, let nth term of AP is 63 तो an क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 b और AP क्या दी गई है? AP दी गई है -1 4 9 14. तो इसमें A की वैल्यू -1 है और D है 4 माइनस -1 तो 5 जैसा वैल्यू इसमें पुट करो तो 63 इज इक्वल टू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. So 63 plus 1 is n minus 1 into 5. So 64 by 5 is equals to n minus 1. So 64 by 5 or plus 1 is n. So it is 64 plus 5 by 5 is equals to n. It is 69 by 5 is equals to n. So 5 1 is 5 and 5 5. So that is equals to n. As n is in fraction, so the given AP, given term is not of the given AP. As n is in fraction, so 63 is not the term of given AP. तो ये दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है. अब थर्ड क्वेश्चन देखें. PQR are in AP, then prove that. So PQR are in AP, तो इसका मतलब क्या Q माइनस P R माइनस Q के इक्वल होगा, या ये भी कह सकते हैं Q के पास Q को ले आओ, दैट इज R प्लस P या P प्लस R. वैसे भी जो बीच वाला होता है वो उनका अर्थमेटिक मीन होता है, ये बात मालूम है? यस सर. सो 2Q क्या हो गया बताओ? P प्लस R. सो व्हाट इज Q? P by R. ठीक है, इतनी बात हो गई. अब हमको जो प्रूव करना है उसका LHS लो. LHS इज P प्लस 2Q माइनस R और
2q प्लस r माइनस p और r प्लस p माइनस q। तो 2q को क्या लिख सकते हो यहाँ पुट करो, तो p प्लस r और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस r। देखो q की जगह हमने वैल्यू डाली है और यहाँ 2q क्या लिख सकते हो, सर p प्लस तो p प्लस r प्लस r माइनस कट जाएगा। अच्छा अब तीसरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? सर माइनस p से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो r प्लस p की जगह क्या लिखते हैं, p प्लस r की जगह, इसकी जगह क्या लिखते हैं 2q माइनस q। तो यहाँ पर r से r कट गया, p से p कट गया और सर q से एक तो यहाँ 2p आया, यहाँ 2r आया और यहाँ पे क्या आया q। तो दिस इज 4pqr जो कि RHS है। Hence proved। Fourth, find sum of first 200 natural numbers। So 1, 2, 3 से लेकर के यहाँ भी कॉमा 3 डॉट फिर कॉमा फिर 200। तो A1 है, C1 है। सर ये 1 से अच्छा सर मेरे को ठीक है। So S200 is n by 2। पहले Sn लिखो, फार्मूले लिखने के मार्क्स हैं। और 2a प्लस n माइनस 1 b। So S200 क्या हो जाएगा? That is 200 by 2 ब्रैकेट में 2 into 1 plus 200 minus 1 into 1। So it is 100 और 2 plus 1 99। So is it 100 and 201। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? सर आ जाएगा सर 20,100। S is equal to n a plus a n by 2। ये वाला फॉर्मूला या ऐसा भी लगा सकते हैं S200 या Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट में a प्लस a plus l। So 200 by 2 1 plus 200। So 100 201। So 20100 ये वैल्यू होगी। Now, fifth question. Write term of AP. Which term of AP is 120 more than its 21st term? Let desired term. सर मैंने 21 Let desired term is nth term. तो nth term 21st term से कितनी ज्यादा है? सर प्लस नहीं होगा 120 ज्यादा है। मतलब तुम्हारी उम्र तुम्हारे भाई की उम्र से 120 है तो दोनों का डिफरेंस कर दो। तो nth टर्म ज्यादा है ना, विच टर्म इज मोर। सर nth तो तुम्हारे भाई की उम्र का अंतर 2 साल हुआ मान लो, तो ऐसे कर दिया। तो nth टर्म ज्यादा है कि नहीं? तो कितनी ज्यादा अंतर कर लो पता चल जाएगा। तो क्या ये a n प्लस n माइनस 1d और माइनस a प्लस 20d सर इससे बढ़िया an की वैल्यू नहीं लेते क्या? ये सही है। वही सर डायरेक्ट अब देखो विच टर्म का है तो एन में निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए इसमें a कितना है? 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27 एंड 39। सो a 3 है और d 12 है, इसी में डाल दो। a से कट गया क्या? यस सर और n माइनस 1 और माइनस 20 कर दोगे क्या? देख लो, एक d कॉमन ले लिया, n माइनस 1 माइनस 20 कर दिया। n माइनस So n minus 21 into, एन 31 आएगा सर 12 so n minus 21 क्या 10 आ गया और n क्या 10 plus 21 आ गया। So 31st term is the desired सब वो term। टर्म भी तो निकालना पड़ेगा।
जब कहेगा तब निकालेंगे। 31st term is desired term। 6th क्वेश्चन देखें। राइट द एक्सप्रेशन फॉर AP। AP दिया है A प्लस डी, A प्लस 2D, तो हमें AN और माइनस AK के टर्म्स में लिखना है। AN क्या होता है? सर a सर a प्लस n माइनस 1d D और माइनस A प्लस a माइनस 1D, लेकिन इससे A कट जाएगा और n माइनस 1 सर d और से d नहीं माइनस कटेगा, A माइनस 1 और D को क्या कॉमन ले लिया जाए? कटेगा नहीं। दोनों में D है कि नहीं? अच्छा अब देखो ये -1 है और ये क्या +1 है, तो -1 और +1 कट गए, तो अंदर क्या आया? n माइनस KD। तो ये जो पूछ रहा है, अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, बस यही है। Hence find the common difference of AP। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP पता करना है, तो फॉर विच 25th टर्म इज 10 मोर देन 23rd टर्म, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। A25 माइनस A23, 23 तो वो कितना दे रहा है? 10 है। हाँ यहाँ दिया ना, इसकी वैल्यू डाली AN की और AK डाली, जो कट गया सुपर करने। अब हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ, यानी जिसका डिफरेंस करना हो तो 25 है, तो लिखो सिंपली 25 और माइनस, और ये कितना है 23, तो 23 लिखो और फिर क्या लिखो D10। इसका मतलब है कि किन्हीं दो टर्म्स का अगर आपको डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म न दियो तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस उनका आप डिफरेंस निकालो, D से मल्टीप्लाई कर दो, वही है। सही समझ में। मतलब जैसे कोई एक AP है, बहुत बड़ी AP है, और तुमसे कोई कह दे कि 100 टर्म और 102 टर्म्स के डिफरेंस निकालो, तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ उन नंबर्स को, टर्म भी ना पता हो किनका किनका, और कह दे कि उनका D 4 है, तो पूछना भैया कितने का निकालना है, तो कहे 27th टर्म, और ले ले 30th टर्म, तो बोलो 27 तो 30th है, बोलो 3 टर्म तुम आगे बढ़ा रहे हो और D 4 बता रहे हो, बोलो 12 ज़्यादा है। ऐसे बता देना, समझ आया कि नहीं? कह रहे जैसे वो कहे कि 27 तो 30th टर्म का अंतर बताओ, तो उससे पूछना D कितना है, और हर एक में एक एक करके D बढ़ेगा कि नहीं, तो बोल देना 12 ज़्यादा है, हमें तुम मत बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है, हम ऐसे ही बता दो, जाओ खेलो। समझ आई बात कि नहीं? ये जो डिड्यूस कर रहा है इसको यूज ना करें तो चलेगा? उसको यूज करना है, क्यों नहीं यूज करोगे जब वो कह रहा है यूज करो। यूज करना। तो अब ये AN माइनस AK को हमने क्या लिखा है, यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लिख लो अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। इट इज इक्वल टू N माइनस KD नहीं है, ये फार्मूला बन गया, हमने यूज किया, यस सर। तो क्या ये 2D नहीं हो गया? यस फिर हम फिर से क्यों करें, तो D 5 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही करना है। 7th देखें, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 1502 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो पहला गजेंद्र इसमें कौन सा होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होगा? सर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 204, सर 201, 204, 204, सर 201, सर 201, हाँ 201, तो 201, 77, 204, 207 ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट सर 1500, 1500, तो 1500। अब ये आपको पता करना है कि सम, तो पहले ये कितने हैं ये पता करो, हाँ जबकि A यहाँ 201 है और D कितना है, सर 3, 3 है, सो लेट these are n terms। सर nth टर्म में 1500, AN कितनी है, 1500 1500, so AN is equals to A, प्लस n माइनस 1d। so AN बात नहीं करो माई, so that is 201 और प्लस n minus 1, D 3 है,
201 माइनस कर लें, सर 1399 n माइनस 1d 1399 कैसे आ जाएगा? 1299 1200 डी की जगह तो 3 लगाएंगे ना। 3 लगाओ तो 1299 और अपॉन 3 भी कर दो, सो n माइनस 1 यहाँ से क्या आएगा? सर यहाँ से 433 33 और प्लस 1, तो n कितना आ गया? सर 434। अब जो Sn वाला चैतन्य का फार्मूला है हम लोग उसे यूज करें। चलो, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सो Sn क्या होता है? n/2 a plus l, तो S 434 is equals to 434/2. First term is and last term is, so it is 217 and 1701. जरा इसका प्रोडक्ट करिए। 369117 369 117, ठीक है। Now, 8th question. For an AP, so that TP, बात तुम करो, इधर ध्यान दो। TP plus T, P plus 2Q is 2 TP plus 2 TP plus Q। ऐसा किसी भी यानी pth टर्म प्लस P plus 2 qth टर्म, तो पहले मैं LHS लूंगा। सर क्यू क्या है यहाँ पर? कोई एक टर्म है, जैसे m और n टर्म्स होती हैं, बस फार्मूला लगाना, कुछ करना नहीं है, तो इसमें LHS ले लो। a plus b minus b सर अलग अलग निकाल सकते हैं। अब इसको निकाल लेते, देखते हैं यहीं से पहुंच जाए तो क्या है, ठीक है। e प्लस क्यू आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो ये क्या है? a प्लस n p minus 1d और ये क्या है? सर a plus b plus सर, 2q minus 1d प्लस, 2q तो क्या ये 2a आ गया, यस सर और ये p माइनस 1 और प्लस 2 p प्लस p प्लस 2q माइनस 1 और फिर d ले लो। जैसे हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं, d वाले में कॉमन ले लिया, अब बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो ये 2a है, और क्या ये 2p है, और प्लस 2q है और माइनस 2 है। यदि सब में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या अंदर a प्लस और p प्लस q माइनस 1d बन गया, और क्या ये 2a p प्लस q है? क्या यही RHS है जिसे हमें प्रूव करना था? नो सर 2t है सर p प्लस अच्छा, p आ गया, सर यहाँ पे पहले तो t दिख ही नहीं रहा। t t वो t बस तो हमें t का फार्मूला लगा दिया। आप ऐसा लिख सकते हो, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज t। अगर आपको लगता है कि ये हमने अपने मन से यूज किया, ये टर्म नहीं नो यूज सर है, नो सर ऐसा नहीं लगता। आपको लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा? नो सर ऐसा आपके ऊपर शायद पूरे नहीं करेंगे। चलो ठीक है। 9th क्वेश्चन सर ये वाला वापस फिर से समझो, pth टर्म और p प्लस 2 qth टर्म है, pth टर्म का फार्मूला लगाओ, अब p प्लस 2q का भी लगाया, a में a ऐड किया और इन दोनों में से d कॉमन किया और अंदर वाली चीजें ऐड कर दी, तो क्या p प्लस p 2p है और 2q है, और -1 और -1 से -2 बना, सारे में से 2 बाहर निकाल लो, इसका भी और इसका भी, तो अंदर ये बचा, और ये p प्लस q -1 बचा, और ये किसका फार्मूला बन रहा है? क्या p प्लस 2h टर्म का फार्मूला बन रहा है? तो ये चीज आ गई। अब देखिए 9th क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, यहाँ पे पता करो। निगेटिव टर्म में आप लोग गलती करते हो, बात नहीं करो, वो पूछता रहेगा, तुम पूरे क्लास में पूछता रहेगा, मैं बता रहा हूँ, तुम बताने के चक्कर पड़ोगे अपना चैतन्य। सर मैं पूछ रहा था इससे। हाँ तो डाउट मत किसी का बताओ, यहाँ देखो, ऐसे तुम भलाई के चक्कर में पड़ोगे, अपना बोर्ड खराब कर बैठोगे, ये भलाई का जमाना है। 19, 18 and 1/5। सर पहली टर्म में 19, दूसरी है 91/5, तीसरी है 87/5। अच्छा वो सब ठीक है। अब
इसमें हमें क्या पता करना है? सर फर्स्ट निगेटिव टर्म करनी है, तो ये तो AP तो है, तो 19 18 95 91/5 है हाँ, और सर 17 87/5। तो इसमें D क्या हुआ? सर कैसे? सो 91 माइनस 19 पड़ा 95 सर -4/5 D आ गया। यस सर। लेट nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म और A कितना आ गया? सो लेट nth टर्म इज सर फर्स्ट। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, an को 0 दे देंगे, 0 वाली टर्म निकाल के उसमें 1 ऐड। सर इसके ना हो अंदर जीरो तो जीरो नहीं हो किसी में, हर एक में जीरो होती है। अब यहाँ देखो an को क्या होना चाहिए? क्योंकि ये निगेटिव टर्म है, सो an शुड बी, an होता क्या है? सर nth a टर्म प्लस n माइनस 1d, इट शुड बी लेस देन 0। a कितना है 90 और d कितना है? -4/5 हाँ, यहाँ से फिर आपको सर चीजें इससे बड़ी भी तो हो सकती है। तो मतलब अब इस कंडीशन को रखें कि an निगेटिव है, तो an निगेटिव हो तो जो n की कंडीशन आएगी, फिर n को क्या होना चाहिए? यदि an निगेटिव है तो n को क्या होना चाहिए? जैसे कोई चीज़ अलजेब्रा में हम सॉल्व करें और कंडीशन ठीक ठीक रख दें, तो उससे जो चीज़ें आएंगी वो उसके सपोर्ट में आएंगी। तो इसमें सब चीज़ें हमें मालूम है, सिर्फ n नहीं मालूम है, तो n आ जाएगा, वो उसको सपोर्ट ही तो करेगा। सर तो नहीं वो है। जैसे कोई भी चीज़ तुमने कर दिया कि भाई इससे ये चीज़ छोटी होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, तुमने के स्क्वायर को लिख दिया था कि नहीं लेस देन 16 होना चाहिए, तो के उसके सपोर्ट में क्या आया था? -4 से 4 आया था। तो जो सॉल्व हो क्या आएगा वो उसका सपोर्ट ही करेगा, उसको कंट्राडिक्ट नहीं करेगा कभी। तो अब इससे जब फार्मूला रखोगे सब चीज़ें मालूम है, n ही तो सॉल्व हो क्या आएगा, तो वो n क्या उसके सपोर्ट में नहीं आएगा, वो चीज़ हम देख लें। अब बाकी करने से और एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा देखो ये 19 है, सो इनका LCM ले लो। अगर LCM लोगे तो क्या होगा बताओ? सर यहाँ पे सर पहले पहले सर, इनपुट तो करना 19 पड़ेगा को ना उधर सर, भेज ऐसे दो डायरेक्ट ना। कैसे LCM कैसे ले लेंगे? लो। अच्छा ठीक है। जैसा आप कहोगे, हमको तो क्या है कि सामान बेचना है अपना। -4/5 है ना, और माइनस माइनस कर दिया तो +4/5 +4/5। अब ले लें LCM। हाँ, अब ले लो सर। चलो अब 5 है और 19 5 क्या 95 और -4 है plus और 4 +4 लेस देन है, ये चीज है। तो सर 99 -4 and 99 है हाँ। और -4 है। अगर 5 को उधर ले गए सर उधर लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जाओ, ले जाना ठीक नहीं है। तुम सोचो कि जो चीज जैसी है और अगर दोनों सर उस साइड तरफ into 5 सुन लो कर देते हो। into 5 कर दो कि अगर ये गरीब कौन है, ये गरीब और ये क्या है अमीर। अमीर। तो लक्ष्मी जी ने दोनों की दौलत 5 गुना कर दी, तो क्या उससे इनइक्वलिटी बदलेगी कि नहीं? नहीं। गरीब तब भी गरीब ही रहेगा। तो मैंने दोनों की दौलत क्या कर दी है 5 गुना कर दी। तो इससे क्या होगा बताओ? इधर 5 से क्या तो चला गया और इधर 5 से क्या तो 0 आ गया। सर तो सेम ही बात होगी। एक ही बात है, मतलब इधर उधर ले जाने में अगर दिक्कत है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो हमने कहा निगेटिव मत ले जाना। ये -4n है, यदि दोनों तरफ 4n जोड़ दिया उस जाए साइड ही लेके चल जाओ। लेके चले जा सकते हो ना। तो कभी ये ना कि इसे ना छोड़ देना। हाँ। जो लोग छोड़ते हैं फिर वो भुगतते हैं इसी सवाल में। क्या सर? जिसने -4n इधर छोड़ा, समझो उसका सवाल अब गलत हो गया। अब वो अपना बैकअप अब वो करेगा, नहीं कर सकता कुछ। अब वो -1 से डिवाइड करेगा +9 और वही गलत हो जाएगा। सर किससे डिवाइड करेगा? माइनस भाई आप -4 से डिवाइड करेगा। हाँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना। हाँ यही गलती हो जाती है। ये मतलब ये सालों से होती जा रही सर है। कैसे? यानी मान लीजिए जैसे 7 है हाँ। और 7 इज ग्रेटर देन 5 और किसी ने कहा जरा -1 से डिवाइड तो करो, मजा चखाते हैं। तो -7 इज ग्रेटर देन -5 को ना 7 को बड़ा कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं? सर नहीं तो है। यानी निगेटिव से नहीं डिवाइड किया जा सकता है इनइक्वालिटी में। तुम्हें सब चीजें तुम्हारी भूल अपराध क्षमा है, लेकिन तुम जब कभी भी माइनस से डिवाइड करोगे -1 से, तो वो अपराध तुम्हारा क्षम्य नहीं है। सर देखो इसके अंदर -4 को -4n को उस साइड लेके जाएंगे तो फिर -4 को ले जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इधर उधर शिफ्टिंग भी होती है इक्वलिटी की तरह। सिर्फ माइनस से डिवाइड नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में निगेटिव से डिवाइड करोगे तो इस स्थिति में पहुंच जाओगे, जो कि गलत हो जाएगी कि हाँ, नहीं? तो वही तो मैं या कह रहा निगेटिव हूँ। से डिवाइड करो तो इसे पलट देना उचित है। तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी मैं उधर ले जाऊं 4n को, हाँ लेके जाओ।
तो इसलिए 99 है, हमेशा निगेटिव दूसरी तरफ ले जाना, समझ में आई? अब 4 से कर दो, सर अगर -4 को वहीं छोड़ दे तो वो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ती। फिर बदलनी पड़ती, और जिसने नहीं बदली फिर गड़बड़ है। अगर तुम्हारा ये भी आंसर आ रहा है कि n इज लेस देन 33, लोग तब भी बोल्डली लिखते हैं n शुड बी 34। अरे n लेस है तो 0 ही लिखो सीधा, या तो पहले ही टर्म निगेटिव है, उन्हें तो जो लिखा है हम सही है। ऐसे के बाद भी लोग लिख देते हैं कि हाँ अरे आना चाहिए कि n उसके लिए क्या होना चाहिए 33 n 1/4। तो अब n को क्या होना चाहिए, इससे बड़ा हो तो निगेटिव हो। तो बोलो इससे बड़ी क्या चीज होगी कोई इंटीजर, 34 तो वो चीज होगी कि नहीं? तो 34 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म एंड देयर आफ्टर ऑल अदर टर्म्स विल बी निगेटिव। इसका कोई सेंस बन रहा है? अगर तुम यहाँ पहुंच गए तो कभी ये आ भी जाए तो देख लेना गलती है, उसको ठीक से चुपचाप ओ ठीक कर। हाँ अब आया नहीं तो यहाँ पे भी लोग लिख देते हैं नहीं 34 हो गया लेस आ रहा है, तो तुम 34 क्यों लिखो, लिखो 0 सीधा। ये तो पहली ही टर्म, फर्स्ट ही टर्म में निगेटिव। सर ऐसे तो जैसे समझ आई बात? 34 33 1/4 ये सेंसफुल है, तो ये इसका बेटा। कोई सेंस बन रहा है? हाँ इसके जब ये घटती हुई आती है, एक बार निगेटिव हो गई, जो उस जंजाल में फंसा श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में, फिर वो धंसता ही चला गया। तो अब जो निगेटिव हो गया तो होता चला जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हो, 4 से डिवाइड करो, इनकी दौलत चौथाई करो, सर भी करता हूँ। तो 94/4, तो ये n है, कितना आ जाएगा बताओ 4 से करोगे? सर रुक जाओ, 24.7 सर आ जाएगा 24.75 सही है। चलो तो n को इससे बड़ा होना चाहिए, सर 24.6 ऐसे कुछ 7 आ रहा है। आ रहा ना? तो n इससे बड़ा हो तो निगेटिव हो, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 25 तो 25th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। बोलो। तो ऐसे तो सर n तो 28 भी हो सकता है। हाँ तो सब है, बता तो दिया ना, वो पूछा विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पढ़ो ऐसे। हाँ ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है फर्स्ट निगेटिव। और हम यहाँ भी फर्स्ट लिख रहे हैं, कोई ये थोड़ी है। वही तो So 25th term is the is first negative term. first negative term. Next देखें, now 10th question. How many terms of AP are needed to give the sum -25? So -6 -11/2 -5, तो इसकी कितनी टर्म्स चाहिए? A की वैल्यू कितनी है? -6 है। B कितना है? -11/2 -6 +6, 1/2 तो क्या 1/2, तो ये D आ गया। और लेट n टर्म्स जो पार्ट्स हैं उनको जरूर लिखो, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। n टर्म्स जो जान जाएगा टीचर ये बहुत सिंसियर है, फिर वो तुम्हारी गलतियों को भी और कहीं तो सही करता है। वो जो इतना सिंसियर है वो गलत कहाँ से करेगा? सर क्या? मतलब फिर छोटी छोटी गलती नहीं देखेगा। जैसे तुमने लिख दिया लेट n टर्म्स सम्स अप टू गिव निगेटिव, ठीक है, -25, तो जान जाएगा ये इतना सिंसियर, इससे तो गलती नहीं हो सकती। और नहीं तो छोटी छोटी चीज देखेगा, ये गॉन केस है, इसके केसेस। सर वो एक बार वापस से तक क्या लिखना है? लेट n टर्म्स सम्स अप टू गिव -25। sums up। हाँ जुड़ कर, सर ऐसे नहीं लिख सकते let n terms give sum -25। हाँ सम्स अप टू गिव -25 हो गया। अब यहाँ पर s n का फार्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n-1t। तो मतलब जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो टीचर को रिझाने की कोशिश करो, जिस तरह से रीड सर उसको मतलब सर टीचर होशियार निकला तो। अब देखो कि न जाने कौन से गुण पर गुरु मेरे रीझ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। सर पूरा ही नहीं बोला। मतलब
कि ऐसे ऐसे उसमें लिखो कि वो खुश हो जाए टीचर। तो अब Yes, यहाँ sir. पर कितना लिखना चाहिए? -25 और a को कितना लिख देना चाहिए? और n-1 d कितना है? 1/2। सो अब जरा देख लें 2 को इधर ले लो, -50 और अंदर -12 हुआ और सर रुक जाओ मैं निकाल रहा हूँ। n-1। अब यहाँ एलसीएम ले लें कि पहले खोल के ही लेना चाहते हो? सर खोल के ऐसे ही ले लिया करो, ऐसे आप इधर ले लो। क्या सर लेना? ऐसे कैसे देंगे? अच्छा नहीं लेना चाहते? सर नहीं सर ऐसे सर आसान से बताओ ना हाँ मतलब। आसान ही बता रहे हैं। ये देखो इसमें एलसीएम 2 ले लिया, यस सर। 12/1 से इसको करो तो क्या हुआ बताओ? -24। समझ में आया कि नहीं? इससे कोई सर, आ दिक्कत गया। नहीं ना। अब यहाँ पर देखो 2 को उधर ले लो, -100 इज इक्वल्स टू -24n और अंदर क्या आ जाएगा? और n को अंदर ले जाओ तो n² और सर n को n की अंदर दो ले वैल्यू जाओ आएगी, एक 5 और एक 20। तो ये कितना आया? n² -25n और +100 इज इक्वल्स टू 0। 5 और 20 आ रहा है? हाँ, सर 20 और 5 ये दो आ रहे हैं। n² -20n -5n और +100 इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 20n -5 ब्रैकेट में -. सो n -5 और n -20 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 5। कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है दीप साहब, कौन सी नहीं है? सर मैं बताऊं? दीप साहब से पूछो। सर 25 नॉट एप्लीकेबल। हर चीज मानी तो हर चीज जानते हैं। हाँ, बोलो। सर 5 ये भी बहुत स्किल्डफुल है। देखो अब ये देखो 4 3 2 1 कट रही है और -1 -2 0 भी होगा, 0 -1 -2 -3। कितनी बात समझ आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि सर शायद मेरा सही है। हाँ तो हमें क्या चाहिए बताइए? -25 चाहिए। हाँ। कितनी, और यहाँ पर और भी कुछ ले लो। सर n को लेके तो ही कितनी लेते टर्म्स ना। का सम 7 है, ये बताओ। सर कितनी टर्म का सम 7 7 है। सर 2। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका भी हो जाएगा क्योंकि ये मिल के 7 है, 0 है। ये मिल के 0 है क्या? हाँ अच्छा कुछ कह रहे हैं 2 का सम 7 है और कुछ जानकार बोल रहे हैं कि 7 का सम है। अब किसकी बात मानी जाए? सर जो जानकार है। जानकार कह रहे हैं दोनों ही आंसर करेक्ट है। हाँ तो सर आपकी मर्जी, आप क्या मानते हैं? बोल बात समझाई कि नहीं? क्योंकि ऐसा होता है जो घटती हुई एपी होती है बाद में वो निगेटिव की ओर चली जाती है, तो इधर की कुछ टर्म उधर की टर्म को कैंसिल करके 0 बना ही देती हैं। तो जो पहले जिनका सम -25 हुआ करता था तो उस 0 वाली सारी टर्म्स को जोड़ दोगे तब भी तो -25 ही हुआ करेगा। सर एक चीज पूछूं? तो इसलिए कौन सा आंसर एप्लीकेबल है? सर वो n = 20 कैसे आया? क्या? सर 20 आएगा ना? वही तो सर वो ऊपर उधर। हाँ थोड़ा सा। तो आप समझ में आया? बोथ आंसर्स आर करेक्ट। समझ में आ गई बात? हाँ सर अगर हम पहले से वो जो फोर्थ स्टेप में अगर हम 2m कर दें मल्टीप्लाई। कहीं भी कर दो, यहीं पे है। अच्छा हाँ ऐसे तो मल्टीप्लाई। कुछ भी कर दो। तो इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट है? बोथ आंसर। सो फर्स्ट 5 टर्म्स और फर्स्ट 20 टर्म्स सम्स अप टू गिव -25। अच्छा कौन सा? वैसे तो आपकी तरफ चलो और 20 टर्म्स सम्स अप टू गिव -20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 The 8th term of AP is 0. Prove that 38th term is triple of 18th term. तो A8 क्या है? 0 है। तो क्या A + 7D 0 है?
और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव 38th टर्म A is equal to minus 17 is it? A38 is equals to 3 times of A 18 A प्रूव करना है। Sure. सो 11th क्वेश्चन में अब हम इसको ले लें 3 टाइम्स ए 18 लो RHS लो, ठीक है, RHS प्रूफ 3 टाइम्स ए 18 है 3 और A प्लस 17 भी यही है, और हमें ये मालूम है A क्या है Minus 17 -7D, सो -7D और प्लस 17D, तो कितना आ गया? 10D आ गया। तो क्या ये 30D आ गया? Yes sir. इससे कुछ खास नहीं निकला। अब मैं LHS भी निकालता हूँ। सर उसमें भी 30 भी आएगा। 30D आ जाएगा, मैं चेक कर लूँ। सर आएगा। मतलब उससे वहां पहुंचना मुश्किल है, हम इसलिए अलग ही सही कर लें। तो A38 करो, A38 क्या होता है? A प्लस 37D, A की जगह क्या रखोगे? यहाँ से देखो तो -7D इसकी जगह रख लो, अब प्लस तो 30D एज LHS Sir, hence proof. is RHS, hence proved. Next देखें। So find the sum of n terms of sequence। यहाँ पर AM दिया, सर ये क्या लिख रखा है? n सिग्मा n कैपिटल है। सिग्मा का मतलब जोड़। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस an। अल्फा बीटा गामा सिग्मा ये सब सर जो ये है ना, सिग्मा है ना जो साइन दे रखा है। मुझे रखा ओमिक्रॉन, ये जो भी एप्सिलॉन, ये ग्रीक के लेटर्स हैं। नहीं, ये ग्रीक के लेटर्स हैं, तो वो जैसे जैसे लेटर्स हैं तो वैसे वैसे वेरिएंट बताने, पहले ए वेरिएंट, बी वेरिएंट, सी वेरिएंट, वैसे ही लेटर्स भी उनमें अल्फा बीटा। उनका पहला लेटर अल्फा है ग्रीक का, तीसरा और फिर ओमिक्रॉन है तो ये एप्सिलॉन, न्यू, जो तुम ये सब पढ़ रहे हो उनके लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब है। सर डेल्टा ऐसा है? हाँ डेल्टा, फिर ये कैपिटल लेटर्स भी तो होते हैं उनके पास, लैम्डा, लैम्बडा, सर रो न्यू, सर रो, सिग्मा सिग्मा। क्या है? सर कैपिटल लेटर लिखना हाँ तो कैपिटल ले लो जो हमें बोल रहा हूँ, आप सही है। जो तुम कहोगे। यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखें कि 12th क्वेश्चन देखें। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an क्या दिया है? 5 minus 6n, तो बताइए a1 क्या हो जाएगा? minus 1 और a2 कितना हो जाएगा? minus 7 5 minus 6 into 2 लिख दें तो 5 minus 12, तो फिर d क्या हो जाएगा? सर डी हो जाएगा माइनस ठीक है। क्या ये बोल रहा है कि AP है? अभी वो AP नहीं बोल रहा है, तो मुझे स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये AP है। A3 भी निकालना पड़ेगा, जब ये अनाउंस कर देंगे तब भी निकालेंगे। minus 30 5 minus 6 into 3, तो -13 आ गया। अब देखो -1, -7 और -13 फॉर्म्स एंड AP। जब AP लिखोगे, कैलकुलेट तो नहीं कर रहे ना, विद कॉमन डिफरेंस A इज इक्वल टू -1 और D कितना आया? -6 6 सर शायद -6 होगा। -6 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है n टर्म्स का सम निकालो।
तो m/2 2a और n-1 b सर कितना यहाँ है? पे n-1 के जगह an नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। और -6n + 6 सही है। +4 है। अब इसमें क्या करूं? अगर मैं 2 से अंदर सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या हो? तो n और अंदर क्या -3n + 2 आएगा। अब जरा देखो -3n स्क्वायर और +2n, यही n टर्म्स का सम है। यस सर। नाउ 13th सर वो क्वेश्चन 2 कहाँ गया? है। 2 गायब कैसे 2 हुआ? हम अंदर ले गए, सब में डिवाइड कर दिया था। सर नहीं आ सकता। जैसे n/2 है, n बाहर रहने दो। 2 कहेगा मैं अंदर जाके देख के आता हूँ सब ठीक ठाक है, तो बोलेगा हाँ सब ठीक ठाक है। सर ऐसे तो 2 तो उसके नीचे भी रहेगा ना। फिर मल्टीप्लाई आप जैसा चाहें। सर करो सर कुछ आसान बताओ, ये बहुत हार्ड है ऊपर से। हार्ड तो इसको हार्ड तो मुझे खुद ही लग रहा है, अब मैं बता देता हूँ। ये देखो ये चीज़ है, हाँ तो 2 कॉमन ले लिया, -3n + 2, ये कुछ सॉफ्ट लगा। ओ हाँ बोलो यस अब दैट इज -3n² + 2। अब चलो 13th क्वेश्चन देखें। A sum of ₹200 is invested at 10% per annum simple interest. Calculate the interest at the end of each year. 2000 रुपया 10% पर एनम उसका सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ, तो पहले साल के बाद उसका इंटरेस्ट क्या होगा? PRT डिवाइडेड बाय 100। सही है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PR T डिवाइडेड बाय 100। T सर डिवाइडेड आप बाय कैपिटल 100। होता है, नहीं ठीक है। कैपिटल नहीं होता। इसके बाद अब देखो कि इंटरेस्ट हो गया। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बताइए। सर 2000 प्लस PRT डिवाइडेड बाय 100। 1 ईयर 2000 और रेट कितना है? सर इंटरेस्ट कैसे होगा? टोटल अमाउंट होगा ना। बोलो। सर इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट एट ये हम बता दे रहे हैं कि कैसे होगा, मतलब ये चीज हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें तो दिक्कत हो जाती है ना। चलो कंपाउंड ओ हाँ सर सही है आ गया। हम बता सकते सर हैं आगे ऐसे। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है ना हाँ। प्रिंसिपल। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीज होगी कि ये चीज है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यस सर। और 1 + R/100 टू द पावर n। तो ये जो चीज आ जाएगी तो ये मनी आफ्टर 1 ईयर, ये इंटरेस्ट नहीं है। ये जो आंसर आता है किसका आता है? मनी आफ्टर 1 ईयर। हाँ, दैट इज मनी आफ्टर 1 ईयर। अच्छा ये बताओ कि इंटरेस्ट क्या होगा रक्षित? ये हाँ सर बता इतना ही ठीक है। वो इधर है। दैट इज 1 + R/100। सर वो बता देगा। सर देखो ब्याज ये सही है? बोलो। ये चीज सही है ना? 1 साल बाद ये इंटरेस्ट के साथ में नहीं है और इतना तुमने जमा किया सर माइनस भी है। है? हाँ वो सही। ब्याज होता ना? हाँ ये सही है। ये देखो और इंटरेस्ट ब्याज होता है। होता ही है। अब PR/100 तो ये PR/100 नहीं हुआ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो PRT बाय 100। हाँ तो 1 साल बाद तो T1 नहीं होता। हाँ। तो अब जरा देखो यहाँ पर सर वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है यस सर। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। ये आप मनी है, दैट इज मनी आफ्टर 1 ईयर। हमें इससे लेना देना है। उसका क्या वैल्यू?
इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उस फॉर्मूले से भी तो compound अगर मान लो अगर interest 4 साल में आपको निकालना है तो 4 रख दो। सर अच्छा देखो। अच्छा अच्छा समझ आई बात कि नहीं? कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ लो, इस चैप्टर में है तो फिर से समझा देते हैं। अगर इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिले तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला हम लोग एक बार बना लेते हैं, पता चल जाए। ठीक है, सर बना पहले बता 2 मिनट में है। हाँ, सो इफ इंटरेस्ट इज गिवन, जैसे 1 साल बाद तुम्हारा 2000 इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट पे भी अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे तो उसे क्या कहते Compound हैं? interest। तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दैट इज कंपाउंड सर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कैसे लिख कर आए? क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज जो 5.2 नो सर, पहला है उसका थर्ड पार्ट है। चलो इसको देखें आप। यस सो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखिए। सो इफ बात ना करें पीछे, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन इंटरेस्ट, then दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। it is called कंपाउंड compound interest. Compound interest यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आपको ये बात मालूम है कि सूदखोर क्या होता है? मालूम होगा। इंग्लिश में बोलो। सर होता क्या? ये ठीक है। जो ब्याज पे ब्याज ले, ब्याज पे जो ब्याज लिया जाए उसे सूद कहते हैं। तो समझे बात? समझाई? जैसे कहते हैं मूलधन से सूद ज्यादा प्यारा होता है। इसका मतलब हम लोगों क्या कहावत है कि नहीं, कि जो दादा है उनको पोता ज्यादा प्यारा है, बेटा नहीं प्यारा है। उनको अपना ब्याज नहीं प्यारा है, उसका जो बेटा होगा सर वो ब्याज बात समझाई कि नहीं? ब्याज की बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट का मतलब ब्याज और मूलधन यानी सर मैंने गोभी। ब्याज कहा सर। अच्छा ठीक है। नहीं, अब ये देखो, ये समझ में आया? सो मनी आफ्टर 1 ईयर बताओ। सर मनी आफ्टर सर पीआरटी डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी। एक फिर उस पे हम ब्याज लगाएंगे। सो इफ P रुपीज है, सो आप ये देख लें कि नाउ इफ P rupee is deposited at R% per annum interest, annum interest, तो मान लीजिए आपने 8% पर हाँ 1000 रुपए जमा कर दिए। 1000 रुपए बैंक में जमा किए। आपसे पैसे ही बता दें 1000 रुपए जमा किए तो 1 साल बाद कितना रुपया सर 80 सर 1080 हो जाएगा। ये बात समझा भी? तो इस तरीके से तो इंटरेस्ट कितना हो गया? सो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर बताइए। सर 1080 तो P सर 1080 R टी प्लस पी और अपॉन 100 यही इंटरेस्ट है। सर प्लस पी होगा। वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो PRT पे 100 हुआ। यस सर। अच्छा तो मनी आफ्टर 1 ईयर कितना हुआ? सर प्लस पी हो जाएगा इसके साथ ही। सो मनी आफ्टर 1 ईयर सर पीआरटी P प्लस PR बाई 100, तो उसे क्या लिखेंगे? सर मनी हुआ इवन आफ्टर, सर सिंपलीफाई किया है। कुछ नहीं, P कॉमन लिया। और तुम जा करके कैसर से बोलना देखो मेरे 80 रुपए हैं, अगली साल इस पे भी ब्याज देना, तुम 1000 पे मत देना, भूल तो नहीं जाओगे। कहा नहीं कैसे भूलेंगे, 80 पे भी देंगे, 8 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो वो जो भी वो कहेगा 86 मतलब 6 रुपए 40 पैसे देगा। तो अगर इस पे भी ब्याज दे दे, अब ये टोटल अमाउंट हो गया मनी आफ्टर, प्रिंसिपल में जोड़ दिया। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा उसके लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट ठीक है आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट आनंदिता आफ्टर 2 इयर्स, इसमें P की जगह क्या लिखें? ठीक है ये जो आया अभी यही इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ये किसकी तरह कार्य करेगा? इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल अमाउंट, ये मूलधन की तरह कार्य करेगा फॉर सेकेंड ईयर। अब ये चीज बता दो, तो PRT वाला ही फार्मूला लगा रहा हूं लेकिन 1 साल के लिए ना। तो P की जगह लिखो P
1 प्लस आर बाई 100 और आर की जगह फिर से आर लिख दो क्या? अब ठीक 1 साल के लिए तो लगाओगे, दूसरे साल और बाई 100 बोले सही है। तो यहाँ पे क्या चीज आई बताओ? और आर बाई 100 आ गया। अच्छा 2 साल, ये तो इतना इंटरेस्ट मिला है, 2 साल के बाद पैसा कितना होगा? सर पैसा सर उस हिसाब से सर उस भाई हिसाब इतना से इंटरेस्ट होगा, वो तो तुमने उसी पास जमा ही है ना। सर 160 रुपए हो जाएंगे एक्स्ट्रा सर। मनी 1000 आफ्टर 2 160 ईयर इट इज P प्लस, अब P 1 प्लस R बाई 100 इन R बाई 100, बात समझाई? यानी आपके पास 1 साल के बाद जो पैसा था वो तो है, 1 साल के बाद कितना पैसा था? सेकंड ईयर वाला समझ नहीं आया। फिर से समझो कि सेकंड ईयर का समझो, इतना पैसा तो है ही है और इतना इंटरेस्ट मिल गया, इन दोनों को जोड़ो। 1 साल के बाद तो तुम्हारे पास 1080 है ना, और इतना इंटरेस्ट तो ये मिला कि इसके साथ हुआ कि नहीं? ये तो तुमने हासिल कर लिया। 1 साल बाद तुम्हारा पैसा कितना है? इतना, क्योंकि इंटरेस्ट हाँ, और प्लस P, हाँ। यही तो है पैसा। और फिर इस पर जो मिला PRT बाई 100 1 साल में, ये हुआ। तो अब ये और ये इंटरेस्ट, ये P है 1 साल के बाद का पैसा, तो इसमें ये जोड़ दो तो तुम्हारा 2 साल के बाद का पैसा नहीं आ जाएगा। तो दैट इज P 1 प्लस R बाई 100 और ये P 1 प्लस R बाई 100 और R बाई 100। यदि मैं इन दोनों से P और 1 प्लस R बाई 100 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस, तो क्या ये सेम नहीं है? तो 2 साल के बाद आपके पास क्या ये पैसे पे 2 नहीं लग जाएगा? यस सर। तो n साल के बाद क्या n नहीं लग जाएगा? लग जाएगा सर। ये फार्मूला बन गया। यस सर। दैट इज मनी आफ्टर 2 ईयर, ठीक है? सो मनी आफ्टर n ईयर, हाउएवर दिस इज नॉट द केस। सो लेट अस गो टू आवर केस। यस तो हमारा 13th क्वेश्चन चल रहा था, इस पे आ जाओ आप। ओके 13th क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहां लिखो कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सक्सेसिव ईयर starting from end of first year। सर 200 रुपए। तो अच्छा फर्स्ट ईयर के बाद है तो बोलो कितने रुपया है? सर 200 रुपए। 2000 है और इंटरेस्ट कितना है? 10% 200 आएगा और इंटू 1 बाई 100 और दूसरे साल कितना होगा? 2000 इंटू 10 इंटू 2 बाई 100 और तीसरे साल कितना आएगा? सर 600 800 1000। तो ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो तो 200 रुपीज। सर इसका मतलब 10 साल बाद अमाउंट डबल हो जाएगा। ऐसा बैंक में भी है ₹600, ठीक है? पहले इंदिरा विकास पत्र आता था उसमें 5 साल में ही डबल हो जाता था। देश मतलब बिल्कुल बहुत गरीबी की स्थिति में था, उन्होंने इंदिरा विकास पत्र निकाला, बोला 5 साल में डबल करेंगे। पूरे भारत में शायद कोई घर बचाओ सबने अपने 5-5 हज़ार जमा कर, किसी ने ज़्यादा जमा किया, खूब पैसा हो गया देश में। उसी से फिर योजनाएं बनी, फिर उसके बाद दोबारा वैसा नहीं आएगा। 5 साल वाला फिर नहीं आया। तो 8 साल होते हैं। 8 साल 10 साल लग जाते हैं। अब ये इतनी बात हो गई कि नहीं? नाउ इट फॉर्म्स एपी। ए कितना हुआ? 200 और बी कितना हुआ? सर 200। 200। तो उनके पास जो विकल्प थे, या तो IMF से लोन लेते, तो उसकी कंडीशन बड़ी मुश्किल थी। उसने कहा हम अपने ही देश में मालदार लोग हैं, क्यों ना इन्हीं से ले लो। उसने इंदिरा गांधी ने ऐसा भी किया कि 25 साल में तुम्हारा पैसा 10 गुना। तो बहुत सारे लोग डाल के भूल भी गए और बहुत सारा डाला। उनके पत्र रखे रहे और पैसा पड़ा रहेगा, ये मालूम ही नहीं था कि किसने डाला किसने लिया। ये भी था। और अभी भी SBI में ऐसी योजनाएं चल रही कि 100 साल बाद इतना मिलेगा। बहुत ठगी का है। हैं?
अब वो तुम्हारे बच्चे के बच्चे ने तो नहीं, मैम ने गलती से डाल दिया था उसमें अपना 50,000। बोली तो 100 साल का है। फिर जाके उससे पैसा निकाला, बोला हमने तुम्हारा नहीं चाहिए, 20-25 तक तो चला लेंगे, 100 तक हम कहाँ चला पाए, ध्यान ही नहीं देगा। वो बहुत मुश्किल से आया दिल्ली से, 3 महीने लग गया आने आने। सर अब ये कितने पैसे जमा किए थे मैम? 50,000 चाहिए था। सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, आप तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर सर करो। तो अब इसमें हमने इंटरेस्ट ये निकाल लिया है, तो शो दैट दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। A30 निकाल लो। A30 क्या होगा? A + 29D और T200 सर 6000। So it is 6,000 rupees. Now, 14th question. That is, a man repays a loan of rupees 1,800 by rupees 40 in the first month and then increases the payment by 20. हाँ, सर इसमें 13 वाले में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते। सर वो मिटाए उसमें क्या बोलते हैं, टाइम की जगह 30 डाल दें तो वैसे भी तो निकल सकता ये है। नहीं मिटाना सर वो है। वाले मिटाने थे ना। सर तो वो तो आंसर का पार्ट भी नहीं है। सर इस वाले में हम डायरेक्ट 30 नहीं डाल सकते थे टाइम की, जिसमें ये वाले क्वेश्चन में। सही है, लेकिन ये एपी का क्वेश्चन है, तुमने ऐसे किया। एपी फॉर्म सर वैसे कर देंगे तो ठीक है, सर फिर उसमें एपी नहीं बनेगी ना, पहले फिर कुछ नहीं बनेगा, वो 10th का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ए मैन रिपेज ए लोन ऑफ रुपीज 1,800 बाई पेइंग रुपीज 14। पहले महीने में 40 रुपए देता है और फिर 20 रुपए बढ़ाता जाता है। एक साल तो ठीक है, सो सक्सेसिव पेमेंट्स आर पेमेंट्स इन सक्सेसिव ईयर्स, यानी ईयर्स भी सक्सेसिव हैं, समझ में आया? या ये भी कह सकते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो अब पहला पेमेंट कितने का है? सर 89 मंथ में ये पूरा कर देगा पेमेंट। 60 रुपीज 80 ऐसे चलता चला जाएगा। Yes, तो sir. ए क्या हुआ? सर 40 और बी सर डी हो गया 20 रुपीज 20 और ए लेट इट टेक्स एन मंथ्स। लेट इट टेक्स एन मंथ टू पे द डेट। सर एस क्यों ले रहे हो? सर एन वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा। ऐसे कैसे? सर हो जाएगा सर 300 सर लेट है एन ना? टर्म भी 1800। वो कैसे अरे हो जाएगा, आप उनको बताएंगे पक्का आएगा सर। मैं कह रहा हूँ क्यों, जो पहले दे चुका वो भूल जाए। 12,000 मिनट। एस एन सर एस एन कैसे होगा सर? आप देखो सर एन टर्म जो टोटल पैसा दे जा रहा है वो सब सर। जोड़ो, और जैसे 1800 हो जाए वो रुक जाए। सर सुनो सर, जैसे ये सर एन टर्म ले लेते हैं 1800 दे देगा, तो और सर एन ले लेते हैं कितने साल में देगा? नहीं तो 1800 तो उसे कुल देना है, क्या वो उस जो आखिरी पेमेंट है वो भी 1800 ही होगा? अगर जो शुरू का भूल जाओ वो तो तुम्हें ऐसे ही दिया, ये लो असली 1800। सर ऐसे नहीं सर ये तो 40 का ऐसे धीरे धीरे करके देगा ना, 20 जोड़ते देगा, पहले 40 रुपए और जब उसका 300 पहुंचेगा तब तक 1800 निकल चुका। सर कैसे सर? मतलब जैसे तुम किसी साल 200 दोगे, अब बोलोगे पीछे का जोड़ो देख लो 1800 होगा, बोलेगा हाँ यार सही कर। और ये थोड़ी कि अब 1800 जब पहुंच लो 1800 ये तुम्हारा, और पीछे का तो दान खाते में डालो, याद करोगे। सर नहीं आया। मतलब जैसे तुमको 100 रुपए पेमेंट करनी है किसी को, तो तुमने पहले 10 रुपए दिया, फिर 20 रुपए के साथ दिया, फिर 30 दिया, 40 दिया, 50, 60, ऐसे कभी ना कभी 1800 80 आएगा। और 90 और 100 दिया। 100 लोन लिया था तुमने और तुमने कहा देखो हमने तुम्हारा 100 चुका दिया, तो ना हाँ तुमने तो 100 चुका दिया, अब जाओ। और ये सब भूल जाना तुम, कहते ना तो देते रहता हूँ मैं लोग, 100 लिया 100 दूंगा, ऐसा है। सर आप आंसर निकाल के देखो किसका सही चलो। आता है।
आंसर निकालने की बात नहीं है, जो तुमने लोन लिया है वो किस्तों में चुका रहे हो। हाँ तो सबसे 25,000 की पहले 25,000 की टीवी ली है हाँ। तो तुम्हें किस्तों में चुकानी, कोई किस्त जरूरी नहीं कि 25,000 हो, हजार करके चुका रहे हो तो 25 बार में हो जाएगा। इस बात का इंतजार मत करो कि हम 25,000 भी मेरी एक किस्त पहुंचे, सर वो थोड़ी पहुंचेगी, वो तो मूलधन है और यहाँ वो ब्याज भी नहीं दे रहा है, तब भी तुम करने हम तो उतना ही सर दें। ऐसे हो जाएगा, आप ट्राई अच्छा, करो। ठीक। सर आंसर क्या रहा है एक बार बता दो उसमें। हाँ बताएं, सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी बढ़ा देते हैं। n/2 2 into 40 और प्लस और d20, इसको सॉल्व करो आप लोग। घड़ी है उसकी तरफ। आ गई 30 कर देंगे। हाँ? सर ऐसे तो इक्वेशन बन जाएगा। 12 साल आ रहेगा, महीने सर साल में है ना, हर महीने क्या फर्स्ट मंथ है ना, सक्सेसिव मंथ्स लिखो। सर ऐसे तो इक्वेशन बन जाएगी। अरे तो जो आएगा कर लेना, हम वो देख लेंगे कितने में होगा। तो दैट इज 3600 आ गया और n अंदर कितना आया 80 प्लस n-1 इंटू 20 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दो। 3600 बाई 20 तो अंदर क्या बचेगा 4 और प्लस n-1। बोलो ये समझ में आया? 20 कॉमन लेके उधर ले गए तो कितना हो जाएगा 180 आ गया। तो 180 इज इक्वल्स टू n और अंदर क्या आ गया n+3। देख लो n+3 आया तो बोलो n स्क्वायर और +3n और -180। किसी का कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ 180 से? बोलो 15 और 12 इंटू 15 180 होता है क्या? सर वैसे भी कर सकते हैं ना, वो 180 को स्प्लिट कर देंगे 12 इंटू 15 में और 15 को लिख देंगे 12 सर प्लस 6 और 3 हो रहा है। ये सही बताना है। सर वो कंपेयर करके क्लियर आ जाएगा। इतनी बात सही है, जहाँ तक ठीक है ना? 12-15। अब आगे देखो। हाँ? So n और n plus 15 और -12 n plus 15 is equals to 0. So n minus 12 और n plus 15 is equals to 0. तो n या तो 12 होगा या -15 जो कि नॉट एप्लीकेबल है। So in 12 months that he will repay the, ठीक है। सर बुक में क्या है? हाँ मतलब क्या सर आंसर शीट में? हेलो, हाँ जी। अच्छा नहीं आ पाएगा, चलो ठीक है, ओके। हाँ मॉर्निंग में 9:30 भेज दीजिए। चलो इतनी बात हो गई। हाँ? हाँ, सुबह चलती सर है। वो शिवम था, शिवम ये हमारी क्लास वाला। सर तो उसको साढ़े 9 बजे बेइज्जती नहीं है, सर हम भी आ जाएं? गलती हो जाएगा मेरे लड़का। हाँ? शिवम पहले बोलते कि शिवम हो जाए। सर आप मुझे ना सुबह नहीं दूंगा। नहीं तो हमेशा क्लास कर। हम भी आ जाएं सर। हाँ? हम भी आ जाएं। शिवम को अलग से पढ़ाते हैं सर। ममता हैज टू ऑप्शन टू बाई ए हाउस सर सच में? क्लास के लिए। तो सर लास्ट टाइम में पहले किसी और में था। और 7th कलर का। वो ऐसे बोलना था ना सर ऐसा। Now, Mamta has 2 options to buy a house. She can pay lump sum amount. देखो, या तो सीधा एक मुश्त पूरा पैसा दे दो
ऐसा करके वो 22 लाख में सीधा घर ले गए। ऋत्विक थोड़ा थोड़ा सो कितने का घर है जरा पता करो। 22 लाख का है ना, अपने का सीधा 22 लाख रुपए सीधा दे सकता सर है। आपका हाउस कितने का? एक हमारा 1 करोड़ से 2-3 लाख कम था। सर एक होगा। हाँ, एक हो गया पूरा। अब तो बढ़ गया। शी कैन पे, या तो वो 4 लाख कैश दे, कहते अभी हम 4 लाख दे रहे हैं, बाकी किश्तों में देंगे। ये ए है, तो मतलब इतना पैसा दे दे, कंप्लीट पेमेंट है ये। किस्त मतलब EMI, धीरे धीरे एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, कंप्लीट पेमेंट हुआ। अब सेकंड देखो कि शी कैन पे, या तो 4 लाख दे, इनिशियल पेमेंट है, और अगर इनिशियल पेमेंट इतना करा तो कितना बचा? नाउ लेफ्ट ओवर पेमेंट कितना हुआ? 18 लेफ्ट ओवर ये जो पेमेंट है, ध्यान दें इधर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता अच्छे अच्छों को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, आपस बात को नहीं समझ पाओगे। सो इन 18 एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो इसे देना चाहता है, तो मतलब एक और प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, जितना बचा रहेगा उसी पे वो इंटरेस्ट देगा। सर मतलब ये वाला 18 लाख 18 लाख वो कैसे देना चाहता है? 18 किस्तों में। तो बताओ उसे 1 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा? सर 1 साल बाद। हाँ, सो टू बी पेड, सब वापस समझिए। समझो, टू बी पेड इन 18 इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, विद, सर वो 10,000 रुपए हर पे इंटरेस्ट देगा 1 साल में। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ नहीं पाओगे, बता रहा हूँ, विद इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। तो अभी जब 1 साल बाद देगा, अभी तुमने घर लिया 2023 में लिया, तो 23 में घर ले लिया, तो 23 में तुमने क्या 4 लाख रुपए जमा किए, और 24 में अब तुम उसको 1 लाख दोगे, और 1 लाख के साथ और क्या दोगे? सर 10% इंटरेस्ट जो 1 बचा लाख हुआ दोगे। तो अब जब अभी 18 लाख तो पूरे बचे हैं ना आपके, उस पे 1 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा? सो इंटरेस्ट ऑन 18 लाख आफ्टर 1 ईयर। सर 18,000। अच्छा, समझ आई बात की? जरा देख लें फिर से, समझ। 18 लाख बचे हैं ना, अभी तुमने पेमेंट किया उसको 4 लाख, हाँ अब कहोगे अब 24 में मिलना 1 लाख और देंगे, हर साल 1-1 लाख दोगे, लेकिन जो तुम्हारा 18 लाख बचा उस पर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ तो 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट दोगे? 18,000। सो इंटरेस्ट ऑन, सर इंटरेस्ट ही देना है ना। हाँ, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर बोलो, सर 18,000। आफ्टर 1 ईयर, तो PRT होता है, यस सर। तो PRT बाई 100, तो लिखो 18 लाख रुपए, और इंटरेस्ट रेट 10% है, और साल 1 का है। अब ये देखो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब कितना आ गया? सर 1,80,000 देंगे ना ऐसे। 1,80,000 हो गया। इतना इंटरेस्ट कौन देगा? देगा। अच्छा, ये मुझे आनंदिता बता दो कि 1 साल बाद अब अनपेड अमाउंट कितना बचा? सर मैं बताऊं? अनपेड सर बताऊं? हाँ, सर 16 लाख। 17 लाख। 17 लाख। इंटरेस्ट छोड़ो, 1 लाख उसने मूलधन का दिया है, हाँ, प्रिंसिपल तो अमाउंट ऐसे का। 17 लाख। 17 इंटरेस्ट के नहीं होता है कुछ, वो तो तुमने दिया इंटरेस्ट। सो नाउ अनपेड अमाउंट 17 है, उस पे वो इंटरेस्ट देगा, और 1 लाख तो हर साल देता रहेगा, सर यानी मतलब 1 लाख रुपए पे 1.8 लाख इंटरेस्ट लगेगा। 18 लाख है, तो 18 लाख पे ये पहले सही देखो, ठीक लिखा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और कितना हो गया बताओ? 1,80,000 हुआ कि नहीं? 1,80,000 दिया, बताओ अब 25 में क्या करेगा? सर 25 में वो देगा 1 लाख देगा, हाँ। और इंटरेस्ट कितना देगा? सर 1,70,000। यही है कि नहीं? क्योंकि अनपेड अमाउंट कितना बचा? 17 लाख। आफ्टर 1 ईयर द अनपेड अमाउंट इज 17 लाख, तो उस पर वो इंटरेस्ट देगा। सो 1.7 लाख अब चाहे तो आप
ऐसे लिख दें इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। अनपेड अमाउंट कितना है? सर अभी 1,16 लाख है। इज इक्वल्स टू 17 लाख है, कैसे? क्योंकि 1 लाख दे दिया यहाँ पे, इसके तो बाद 17 लाख हुआ। सो इंटरेस्ट ऑन ये आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट सर 1 लाख आफ्टर 1,70,000। 2 ईयर, ये सही कह रहे हो, तो 1,70,000 हुआ, ये चीज हो गया। अब हम इसके सक्सेसिव पेमेंट देखें, 18 की AP बनाई जाए। सो हाउ मच इंटरेस्ट ही विल पे। और जब इसके बाद चलते चलते यहाँ से इसने शुरू किया देना, और 18 इंस्टॉलमेंट बनी, तो 18th ईयर जब आएगा इसका 24 में दिया, फिर ऐसे देगा, तो ऑन 18th ईयर सर वो 1,80,000 वो में वो जो 1 लाख रुपए दे देगा, क्या कहा, ये पकड़ो 1 लाख, और 1 लाख बकाया था, और उसका ये पकड़ो इंटरेस्ट। 1 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बनता हो तो वो दे देगा, अपना 10,000 रुपये बनेगा, दे देगा 10,000। तो लास्ट वाले में क्या करें भाई, हर साल 1-1 लाख कम होता जा रहा ना मूलधन पे, तो अंत में जब आखिरी वाले में बचेगा, क्या कहते, देखो 1 साल पहले कहेगा ये 2 लाख है, 1 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख अब आखिरी दूंगा और उसका इंटरेस्ट भी दूंगा अगले साल। तो लास्ट जब देगा 1 लाख, तो कहेगा ये 1 लाख बचा था, इसका इंटरेस्ट भी पकड़ो 1 लाख, चलो और खत्म, बाय बाय। ये होगा कि नहीं? सो लास्टली वो 1 लाख देगा कि नहीं, और 10,000 इंटरेस्ट, 0.1 लाख। अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसकी हम AP बना ले, हमें लास्ट भी पता चल जाएगा, पता ही चल जाएगा। सर लास्ट में कितना देगा? 10,000 इंटरेस्ट, सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट। 2,80,000 होगा ना। सो हाउ मच टोटल इंटरेस्ट ही हैज पेड। देखो, सो ये 1-1 लाख मिलाओ और 4 लाख मिलाओ, क्या उसका पूरा हो गया 22 लाख? सिर्फ हमें इंटरेस्ट को देखना है। सो बोलो टोटल इंटरेस्ट इन 18 ईयर्स, इंटरेस्ट इन 18 ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी AP किस चीज की बन रही है, तो 1.8 लाख, ठीक है, और 1.7 लाख और 1.6 लाख, सही है। तो S18 चाहिए कि या नहीं? लास्ट में तो कम है। वो जो भी हमें ज्यादा लेना है, S18 चाहिए, तो बोलो n/2 और 2a n-1d है। सो S जब यहाँ 18 लिखो तो यहाँ भी 18 लिखो, और 2 × 1.8, ये देखो 18 - 1, और इनका डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 1.8 ही लिखेंगे, मतलब लाख लिखेंगे तो सिर्फ 1.8। अच्छा ठीक है, तो पूरा लिखना चाहते हो हैं? वो सर इधर पे नहीं है, 18 वाली इक्वेशन में। 1,80,000 और 1,70,000 बात तो सेम और 1 लाख नहीं, उन्होंने कहा कि जब सारे में पूरा लिखा है तो वहाँ पे टीचर समझ नहीं पाएगा। सर वो सन की पूछ रहा था, ऐसे सर टीचर हमसे भी होशियार है। तो अब यहाँ पर क्या लिखे बताओ, 18 टर्म्स हैं, और पहली टर्म क्या है, 1,80,000 और n-1, सर और D कितने का है? 10,000। हर साल 10,000 कम होता जाएगा। सर a + an भी तो कर सकता है, हैं? a + an। A + n, हमें AN फिर निकालना पड़ेगा, इसमें सीधा निकलना है। अब AN तो हम निकाल नहीं रहे हैं, सर डी है ना 10,000 है ना, माइनस क्या ना माइनस। सो क्या ये 9 हुआ, और इससे कितना आया बोलो, 3,60,000 आया, और 17 में जरा इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 360, और इसमें 17 का मल्टीप्लाई करो 2,000 में, क्या 1,70,000 आ गया, और 36 में से ये हटाओ तो क्या 19 आ गया, 1,90,000 आया, और 19 नवैया 171, और एक पहले ये, और फिर 10 और 3 0, बोलो सही है,
17 लाख रुपए उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट पे कर दिया 18 साल, बाकी जो मूलधन दिया तो दिया। अब इसमें तो ये चीज है, इतना उसने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, शी प्रिफर्स फर्स्ट ऑप्शन एंड डोनेट्स 50% ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी स्थिति में उसे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मकान की? सर ऐसे तो 22 लाख प्लस कर लेंगे ये। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 39 लाख। 4 लाख शुरू में दिया इनिशियल पेमेंट, और ईएमआई कितने का था? 1 लाख का, तो 1 लाख लिखो, और ईएमआई कितने दिए? 18, और इंटरेस्ट कितना दिया? बोलो बोलो, बात समझ आ गई? शुरुआती पेमेंट ये, और ये तो देना पड़ेगा ना उसको बचा हुआ 22, ये 22 ही लाख हो रहा पैसा दिया इसने। है, तो सिर्फ इतना एक्स्ट्रा दिया। 39 लाख 10,000। तो सर तो इससे बढ़िया तो 22 लाख प्लस को कर देते ना 17 लाख 10,000। ये जुड़ी रहे सर। सर इससे बढ़िया तो वही कर देते, वही है ही और है क्या? बट उसने डिफरेंट मोड में दिया है तो हमें काउंटिंग करेंगे। Yes, sir. ऐसे करने से वो घपलेबाजी है, कहीं पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे करते हैं। तो 4000, ये 4 लाख प्लस 18 लाख, सर 37 लाख 10,000। देखो ये सही बता रहे हैं। तो इनको, इनकी बात सॉरी सर, सर 39 लाख 10,000। ये अब और अधिक अच्छा बता रहे सर हैं। 39 लाख 10,000। ये है, अच्छा इतना दिया। अब डिफरेंस ऑफ पेमेंट क्या है 17 लाख। ए और बी में? 17 लाख 10,000। सो 17 लाख 10,000। डिफरेंस ऑफ पेमेंट सर ये 100% काला धंधा That है। is- इतना पैसा कैसे? माइनस क्यों? 10 साल में बैंक ही दूना कर देता है। वो तो 15, तुम 18 साल में दे रहे हो, किसी को तो नहीं लेगा क्या? बैंक ही में रखे हो, सोचा हमारा तो डबल हो जाएगा, इसे तो लटकाए रखो। ऐसे होता है? अभी पढ़ा नहीं, 10 साल में बैंक दूना कर देता है। सर ऐसे सच्ची में होते हैं नहीं होता? होता ही है, 8-9 साल में हो जाता है। और ये देखो 22 लाख। तो कितना हुआ? 17 लाख 10,000। तुम किसी को पैसा ना दो, बैंक में दूना करते रहो। 17 लाख 10,000, कितनी बात हुई? तो अगर वो ए ऑप्शन प्रिफर करती है तो जितना इसने बचाया है उसका आधा प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे देती है। कहती लो हमारा बचा है आधा, खुशी इसी खुशी में प्रधानमंत्री राहत कोष में 8 लाख 5,000 सर राहत कोष का 55,000। दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। सर 8 लाख 5,000। 55,000 हो गया, तो 8,55,000 दान कर देगी। हाफ ऑफ इट इफ शी प्रिफर्स फर्स्ट ऑप्शन देन शी डोनेट्स। इफ सर 8,50,000 नहीं होगा क्या? है 8,50,000। फर्स्ट, अब देख लेते हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन तो कहेंगे कि आधा मेरी जेब में रहा जो बचत हुई और आधा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दे। देन मनी डोनेटेड इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। PM। क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर। क्या लिखा है इसमें देखो जरा। कुछ नहीं कैसे। इसमें नेशनल सर नेशनल रिलीफ फंड। सर इससे क्या होगा? देश के काम आएगा। देश के काम है। देन मनी डोनेटेड कितना हुआ? हाफ, 17 लाख 10,000। तो कितना आया बताओ? 8,50,000। 8,50,000। 55 कैसे होगा सर? वो डिवाइड करने से बात नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो। अब जरा ये देखो, व्हाट अमाउंट इज डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये ए हुआ। सर दो ये कैसे हो गए? ऐसे होते हैं, एक क्लास में कितने ए प्लस होते हैं? सर ये ठीक है। बाई चूजिंग टू पे लमसम अमाउंट, अगर वो सर लमसम क्या होता है? मतलब एक मुश्त, लमसम का क्या मतलब है? एक मुश्त, एक ही बार पूरा दे दो। सर नेशनल। हाँ, और उससे, और नेशनल रिलीफ फंड में उसने दिया तो उससे क्या पता चलता है ममता के बारे में? क्या उसकी गुड सिविक सिटीजनशिप एंड दैट इज द लव टू नेशन, दैट इज कंसर्न टू। सर देश प्रेमी। हाँ, सो बी में लिखो कि पैट्रियोटिज्म भी तो दिख रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर।
को एक 8th क्वेश्चन करके दिखाएं, एक 3rd क्वेश्चन करके दिखाएं। सर 15 कितना मिलेगा। 15 14 और बस सर बस सर बस बस सर सर बस सर बस और एक 15 सर चलो 2 करके दिखाओ। क्या पेपर मिल जाएगा? आप तो दे देंगे। सर अलग-अलग ब्रांड में पड़े हुए हैं। सर हम एक से काम चला लेंगे। हो जाएगा, एक से चला लो। सर छोटा वाला दिख गया ये लो। देखिए आप अपने सर छोटे में कैसे होगा सर? आप और मिलेंगे, 2 छोटे मिलेंगे आपको। आपके सारे कपड़े यही उतारे जाएंगे और हम आपको आरके में डिश बना देंगे। देखा ही देखा बोलना। यही सब करना आपका। फिर आप दो में नहीं होगा, 3 छोटे देंगे। नहीं, सर आप समझ के लो। ये छोटा ना, ये बच्चा होके बच्चा पैदा करना चाह रहा है। मतलब अभी ये बच्चा है और मम्मी पापा से कह रहा है कि हम बच्चे में बच्चा पैदा करें। सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर। कह दो। कहने में क्या, सर ऐसे कुछ कहते हैं नहीं। तब तो बहुत अच्छे हो तुम। सर 60 चलो पेपर नहीं है। ये है नहीं। चलो स्टार्ट करिए।